नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिमन्यु सिंह शेखावत आप सभी का हमारे चैनल तैयारी कर लो में स्वागत करता हूं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सरकारी योजनाओं की जो हमारी सीरीज है उसका वॉल्यूम 4 आप सभी के सामने पेश है। आज हम जानेंगे हमारे पुलिस की तैयारी करने वाले साथी, तो चाहे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसआई की तैयारी कर रहे हो, आरपीएस आईपीएस जो भी राजस्थान में लगेंगे, उसे इस अकादमी में एक न एक दिन जाना ही होता है। उनका एक सपना, जब सबका जैसे कि जो आईएएस की तैयारी करते हैं, उन सबका एक सपना होता है। मसूरी में जो उनके लिप्चा है, लाल बहादुर जो एकेडमी है, लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे हमने जो हमारे आईएएस अधिकारियों की एकेडमी का नाम रखा है। आईपीएस अधिकारियों के लिए हैदराबाद में सरदार पटेल जो एकेडमी है वहां जाना होता है। वैसे राजस्थान पुलिस के जो अधिकारी और जो जवान हैं, उन्हें राजस्थान पुलिस अकादमी में एक न एक बार ट्रेनिंग के लिए जाना ही पड़ता है। क्या है कि राजस्थान पुलिस अकादमी का इतिहास और क्या है इसकी खूबियां, और क्या राजस्थान पुलिस अकादमी ने राजस्थान के अलावा और भी शहरों की या और भी देशों की जो पुलिस है उसको ट्रेन किया है, सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं इसके इतिहास के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब भारत आजाद हुआ था तो राजस्थान में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी। हर एक रियासत उसके अपने कानून और उसकी अपनी पुलिस। भारत का जब एकीकरण हुआ, सारी राजस्थान की रियासतों ने एकीकरण में भाग लिया और सबको मिलाकर एक राजस्थान बनाया गया, तो एक राजस्थान की पुलिस की भी आवश्यकता हुई। राजस्थान की जब पुलिस बनाई जाएगी, पूरी एक पुलिस बनी, तो उस समय उनका यह था कि उस पुलिस को ट्रेन कहां किया जाए, उसके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर की आवश्यकता हुई। तो सबसे पहले जो ओपन हुआ वो हुआ राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। कहा इसकी स्थापना जो हम मानते हैं वो वर्ष 1949 1949 में चित्तौड़गढ़ के किले में, जो चित्तौड़ का जो ऐतिहासिक किला है, वहां राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत हुई। तो अकादमी कहना अभी थोड़ा सी जल्दबाजी होगी, हम जल्द ही इसके अकादमी के इतिहास पर भी आएंगे। तो राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत चित्तौड़गढ़ के किले से की गई। राजस्थान के अधिकारी, उनका मिशन और विजन क्या है दोस्तों? उनका मिशन, राजस्थान पुलिस अकादमी का मिशन और विजन ये है कि राजस्थान के जो अधिकारी हैं, जो राजस्थान की पुलिस के जो अधिकारी हैं, वो एक ईमानदार, चारित्रिक दृढ़ता और प्रोफेशनलिज्म से काम करें, जनता के साथ में जुड़े रहें, और उसके साथ साथ पुलिस अकादमी और भी इनोवेशन करती रहती है। जो नए नए तौर तरीके हैं, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उस हिसाब से भी पुलिस उसके साथ साथ, और पुलिस के जवान टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ते रहे, उस सब की ट्रेनिंग राजस्थान पुलिस अकादमी में समय समय पर पुलिस के अधिकारियों और जवानों को दी जाती है। चित्तौड़गढ़ का किला जो है, चित्तौड़ जो एक बार से उदयपुर में एकदम से साइड में रह जाता है, उस जगह को देखकर हमने इसको शिफ्ट किया 1 मई 1950 को। ज्यादा दिन नहीं, साल भर के अजमेर में स्थानांतरित करने के बाद में इसका पहला बैच भी 1 मई 1950 को इसी ज्वाइन हुआ। तो राजस्थान पुलिस अकादमी का पहला बैच 1 मई 1950 को किशनगढ़ में ज्वाइन हुआ था। अब किशनगढ़ भी राजधानी से थोड़ा दूर ही है, इतना पास नहीं है। और पुलिस की जो अकादमी है, पुलिस का जो हेडक्वार्टर है, पुलिस का जो मुखिया है, जो हमारे जो आईजी साहब है, डीआईजी साहब है, सारे के सारे जयपुर राजधानी में बैठते हैं। तो फिर आवश्यकता हुई इस एकेडमी को जो है वो किशनगढ़ में जो संचालित की थी, उसको 1975 में एक तक तो उसको वहां संचालित किया, और फिर 1975 में उसे जयपुर में शिफ्ट कर दिया गया। जयपुर में इसका शिलान्यास हुआ 24 अक्टूबर 1975 को। 3 जुलाई 1978 को मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने, उस टाइम पे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को राजस्थान पुलिस अकादमी बनाया। उस दिन इसको पुलिस एकेडमी बनाया गया, उस दिन से इसको नाम मिला जब ये जयपुर में शिफ्ट हो गया 24 अक्टूबर 1975 से। तो राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी बनी राजस्थान पुलिस अकादमी। अब इस पुलिस अकादमी के साथ साथ 2 समितियां भी थी जो राजस्थान पुलिस अकादमी से जुड़ी हुई हैं। वो है एक गोरे समिति 1971 में आई थी। पुलिस प्रशिक्षण से संबंधित सुझावों पे एक समिति गठित की गई थी। देखिए दोस्तों कि अगर हमने कोई एकेडमी बनाई है तो उसका सिलेबस क्या हो, उसमें क्या क्या सुधार किया जाए, पुलिस के अंदर क्या क्या सुधार किया जाए, किस हिसाब से उनके प्रशिक्षण को किया जाए, उसके लिए कुछ पुलिस के उच्च अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई, गोरे कमेटी 1971 में। उसने पुलिस के प्रशिक्षण से संबंधित सुधारों पर अपने सुझाव दिए। उसके बाद में आई एक गणेश सिंह समिति, वो भी 1971 में गठित की गई थी। पुलिस के पुनर्गठन से संबंधित सुझाव, पुलिस में किस हिसाब से पद रैंकिंग वगैरह बनाई जाए, क्या किया जाए, कैसे कहाँ कमिश्नरेट हो, कहाँ नहीं हो, उन सब से रिलेटेड सुझाव गणेश सिंह समिति ने दिए।
और एक अलग से पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी जो है उसको भी बहुत ही तवज्जो दी गई कि जब अगर ट्रेनिंग एकेडमी के दौरान ही अगर जवानों को सही दिशा और सही शिक्षा और सही नियम कायदे कानून सब सिखाए जाएंगे तो वो जरूर आगे जाकर फील्ड में जो राज्य सेवा देश सेवा के कार्य करेंगे। तो इसके लिए जो एक इसको पूर्णतया से एक आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो वो जो है वो आईजीपी ट्रेनिंग जो है वो गणेश सिंह सिफारिशों के बाद में ही बने थे। 1980 में पहली बार आईजीपी ट्रेनिंग जो है एक पद सृजित किया गया था। एकेडमी में कांस्टेबल से लेकर उपाधीक्षक तक सभी रैंक के पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ तक कि आईपीएस अधिकारी जो मैंने आपको बताया था कि सरदार पटेल जो पुलिस एकेडमी जो हमारे इंडिया की है हैदराबाद में है, वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद में एनपीएस नेशनल सरदार हैदराबाद में है, सरदार पटेल के नाम पर है। वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद में भी राजस्थान राज्य के आ रहे हैं, यहाँ के जो लोकल कानून है उन्हें सीखने के लिए और यहाँ की लोकल परिस्थितियों के हिसाब से उनको ट्रेंड करने के लिए 3 सप्ताह का प्रशिक्षण आईपीएस अधिकारियों को भी राजस्थान पुलिस एकेडमी में करना होता है। राजस्थान पुलिस अकादमी के द्वारा दोस्तों श्रीलंका के राष्ट्रपति की सुरक्षा में भी 300 पुलिस अधिकारियों को भी प्रशिक्षण। राजस्थान पुलिस अकादमी एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और उसकी पहचान इस बात से भी साबित होती है कि दूसरे देशों की जो राष्ट्रपति जो एक बहुत बड़ा पद होता है, राष्ट्रपति जो अंगरक्षक जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, उसके अधिकारियों को भी प्रशिक्षण राजस्थान पुलिस अकादमी में दिया गया था। चंडीगढ़ पुलिस के कांस्टेबलों को भी राजस्थान पुलिस अकादमी ने प्रशिक्षण दिया गया है। चंडीगढ़ जो बहुत बड़ी विकसित शहर है इंडिया का, है यूनियन टेरिटरी है, हरियाणा और पंजाब की राजधानी होने के साथ साथ खुद भी स्वतंत्र है, उसके पुलिस के कांस्टेबलों को भी राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसी के साथ साथ सीआईएसएफ जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज, सीआईएसएफ जो है केंद्र का संस्थान है। केंद्र के पास तो बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, सारे संसाधन है, सब कुछ केंद्र से ही आते हैं। उसके कांस्टेबलों को भी, उसके जो बैंड के जो कांस्टेबल है, राजस्थान पुलिस अकादमी का बैंड भी अपने आप में बहुत फेमस है। के बैंड के कांस्टेबल भी जो तैयारी जो होती है वो राजस्थान पुलिस अकेडमी में करते हैं। फिलहाल राजस्थान पुलिस अकेडमी के जो राजीव शर्मा जी है जो 1990 बैच के अधिकारी हैं, वो कम डायरेक्टर की पोस्ट पर राजस्थान पुलिस अकेडमी में काम कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों, जिस पुलिस से आप जुड़ना चाहते हैं, जिस राजस्थान की पुलिस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पुलिस एकेडमी का इतिहास, उस पुलिस एकेडमी से जुड़े हुए संस्थाएं, पुलिस एकेडमी में कहां किन किन लोगों ने ट्रेनिंग ली है, आप भी एक ऐसे विश्व स्तरीय संस्थान का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी को अग्रिम बधाई। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगली योजना पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, नाम से ही स्पष्ट है आपके सामने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजस्थान सरकार ने ये योजना शुरू की है। दलितों और आदिवासी भाइयों के आर्थिक उन्नति के लिए, स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए 2022-2023 के बजट में घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसका अनुमोदन भी किया जा चुका है। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके साथ साथ एक संस्था है डिकी की फुल फॉर्म है दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके अलावा सीआईआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये दो संस्थाएं, इन दोनों के सहयोग से एमएसएम, ये एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, भारत सरकार का एक मंत्रालय भी है एमएसएमई, इसमें माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उत्पाद जो होते हैं उन्हें बनाने का जो हमारा जो संस्थान है उसको एमएसएमई मंत्रालय है, उसको उन चीजों का सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि वो स्वरोजगार कर सके। दलित एवं आदिवासी भाइयों के लिए योजना है वो कि वो खुद जो है वो स्वरोजगार सर्जन कर सके, उसके लिए योजना लाए हैं दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सीआईआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इन दोनों को मिलाकर ये लोग क्या करेंगे, एक इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना की जाएगी, इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना की जाएगी और इन सेंटर्स में उद्योग स्थापना से पूर्व की सभी जानकारी, जैसे कि तकनीकी, इसमें क्या होगा, कौन सा आपको उद्योग स्थापना करनी है, तो चलाना कैसे है, चयन क्या करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है और फिर लास्ट में उसका लेखा जोखा कैसे करना है, हिसाब किताब कैसे रखना है, सभी तरह का प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। यानी कि आपको जीरो से लेके और लास्ट तक पूरा चीज सिखाई जाएगी,
किस हिसाब से आप जो है वो अपना खुद का स्वरोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। इस योजना का जो लक्ष्य क्या है दोस्तों, योजना का लक्ष्य है दलित एवं आदिवासी वर्ग को निवेश करने योग्य बनाना, यानी कि उन्हें खुद स्वरोजगार करने लायक बनाना, कि वो बजाय रोजगार ढूंढने के, बजाय किसी और दिशा में जाने के, खुद रोजगार सृजित कर सकें। इस योजना में स्थापित उद्योगों को रिको, जो राजस्थान की इंडस्ट्रियल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी भागीदारी को अधिकतम जो है 10% तक करने का इसमें निर्णय लिया गया है कि रिको भी उसमें इन्वेस्टमेंट करे। जैसे कि अगर अपन कोई उद्योग धंधा स्टार्ट करते हैं तो हम भी ये चाहते हैं कि भी हमारे उद्योग में जो हमारा जो पैसा लगा है उसकी कुछ गारंटी हो, उसके साथ कोई और इन्वेस्टर भी मिल जाए तो एक थोड़ी सी हिम्मत बन जाती है दोस्तों। एक प्रोग्राम को, किसी भी स्टार्टअप को करने के लिए हमें थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाती है, तो वो ऊर्जा जो है इस स्टार्टअप को मिलेगी रिको से। रिको उसमें 10% तक, यानी जितना भी आपका बजट है उसका 10% या फिर अधिकतम 25 लाख तक इन्वेस्ट कर सकता है। तो अगर कोई भी इस योजना के तहत अपना कोई उद्योग धंधा स्टार्ट करेगा तो उसमें राजस्थान सरकार भी 10% की पार्टनर बनेगी, घाटे में भी नफे में भी, सभी तरह से। इस योजना में आवंटित भूखंड का साइज 2000 वर्ग मीटर से 4000 मीटर कर दिया गया है। इस योजना में जो भूखंड आवंटित होते थे उनको भी अभी साइज बढ़ाकर 2000 मीटर से 4000 मीटर तक कर दिया गया है। और भूखंड आवंटन में 5% से बढ़ाकर 6% तक आरक्षण कर दिया गया है, कि 5% की बजाय 6% तक भूखंड आवंटन में आरक्षण कर दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान सरकार अगर आपको आवंटित भूखंड की आप रजिस्ट्री कराते हैं तो उसके स्टाम्प ड्यूटी में भी आपको राहत देगी। कम किस्तों पर ब्याज की राशि भी उपलब्ध करवाएगी। 10% की सरकार पार्टनर भी बन रही है, किस्तों पर ब्याज भी दे रही है, स्टाम्प ड्यूटी में भी आपको छूट है। 5 से बढ़ाकर 6% तक आरक्षण कर दिया गया है भूखंड आवंटन में। भूखंडों का साइज 2000 से बढ़ाकर 4000 वर्ग मीटर कर दिया गया है। और योजना का लक्ष्य क्या है दोस्तों, लक्ष्य है दलित एवं आदिवासी वर्ग को निवेश करने योग्य बनाना। 31 से 51 हजार रुपए तक में जो है वो प्रोत्साहन राशि। अब है एक सुखी दाम्पत्य जीवन। दिव्यांग जो भाई बहन उनके ये राजस्थान सरकार ने दिव्यांग जोड़ों के लिए सुखी नव वैवाहिक जीवन प्रारंभ करने हेतु तो सरकार एक आर्थिक मदद करती है। उनके साथ में जो दिव्यांगता है को ध्यान में रख के कि वो लोग भी कुछ नया कर सकें, रोजगार सृजन कर सकें, अपना कुछ नया स्टार्टअप कर सकें, उसके लिए सरकार ने, जब शादी हो जाती है तो उसके बाद में आदमी को कमाने की सोचना जरूरी हो जाती है। इतने दिनों तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसके बाद में समस्याएं आने लग जाती है। आप में से जिनकी हो रखी है उन्हें अच्छे से पता होगा। और ऐसे में अगर आप जो है वो दिव्यांग है तो समस्याएं और थोड़ी सी बढ़ जाती है। उन समस्याओं को कम करने के लिए राजस्थान सरकार ने सुखी दाम्पत्य जीवन योजना शुरू की है। क्या समस्याएं, किस हिसाब की समस्याओं की चर्चा कर रहा हूं मैं? समस्याएं आर्थिक समस्याओं की चर्चा कर रहा हूं। बाकी की समस्याएं जो होती है वो आपकी खुद की सृजित की हुई होती है, उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। वो आपको अपने लेवल पर शादी के बाद में अपने घर में ही खत्म करनी होती है, सलटानी होती है। तो इसका प्रारंभ 1997 से हुआ था दोस्तों। विभाग जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसको है। देश योग्य जन निदेशालय जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है। इसकी जो शर्तें हैं जो मुख्यतः वो है कि राजस्थान का राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए जो भी इसका लाभ उठाना चाहता है वो, और 40% से अधिक उसके पास में निःशक्तता प्रमाण पत्र। निःशक्तता जो है, दिव्यांगता जो है, उसके अलग अलग प्रमाण पत्र हैं, उनमें 40% से भी अधिक उसके निःशक्तता प्रमाण पत्र होना चाहिए। वर की जो आयु है दोस्तों वो 21 वर्ष और वधु की जो आयु है वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो शादी की आयु है वो पूरी होनी चाहिए। उससे पहले आपने अगर शादी की है, यानी कि अगर बाल विवाह हुआ है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा परिवार की जो आय है वो 2.5 लाख रुपए से अधिक, वार्षिक आय जो है वो 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप शर्तें माने और 6 माह के अंदर अंदर आपको आवेदन करना। ऐसा नहीं है शादी तो कभी हुई थी और उसके 15 साल बाद आवेदन कर रहे हैं कि साहब वो 50,000 रुपए दे रहे थे ना, तो दे दो, आपको काम आएंगे। नहीं, शादी होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको आवेदन करना है। थोड़ा जागरूक भी रहना है, अगर कमाना है, कुछ करना है तो आपको थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। इसमें क्या है कि प्रत्येक जोड़े को 50,000 रुपए नगद दिए जाएंगे। अब इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि गुरु जी आप बताओ अगर जो दोनों दिव्यांग हो इतना 1 लाख रुपया देसी, चाहे एक दिव्यांग हो चाहे दोनों दिव्यांग हो, पैसे 50,000 रुपए दिएंगे। सरकार ये कोशिश कर रही है कि आप अपना स्टार्टअप कर सकें,
इसके लिए आपको एक प्रोत्साहित किया जा रहा है और आप जो है जो आगे आए और उन पैसों से अपना कुछ स्टार्टअप करें, आपको एक मदद दी जाए। अगली योजना है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना। राजस्थान के मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग वही सेम विभाग है दोस्तों, और वही नोडल एजेंसी है, विशेष योग्यजन निदेशालय इसको देख रहा है। इसमें क्या है कि वर्ष 2021 में इसे शुरू किया गया है। बजट 22-23 में स्कूटी 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी गई है, की आवश्यकता ज्यादा लग रही थी तो इसलिए 2000 से बढ़ाकर स्कूटियों की संख्या 5000 कर दी है। और आप में से अगर किसी ने इसमें आवेदन नहीं किया है, दिव्यांग भाई बहन 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 30 सितंबर तक अभी भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए पात्र कौन है? मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना राजस्थान सरकार की योजना, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इसको चला रहा है, नोडल एजेंसी है आपके सामने सामाजिक न्याय विभाग जो है उसकी। और इसमें क्या है, इसकी प्राथमिकता क्या है दोस्तों? इसमें क्या है कि 2 श्रेणियां बनाई, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, सब लोग आवेदन करेंगे तो कैसे किसको दी जाए? सबसे पहले एक एज ग्रुप है कि 15 से 19 जो दिव्यांग हैं और जो सरकारी स्कूल या कॉलेज संस्थान में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, यानी कि जिन्हें रेगुलर बेसिस पे चाहिए। जो पढ़ने के लिए जो बच्चा अगर जा रहा है, दिव्यांग बच्चा है, तो उसको स्कूटी की आवश्यकता है। अगर उसको मिल जाएगी तो उसके आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, वो अपनी पढ़ाई रेगुलर कर सकता है। अगर कोई दिव्यांग भाई बहन है जो कॉलेज में टीचर है, लेक्चरर है, अगर उन्हें स्कूटी मिल जाएगी तो उन्हें जाने जाने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए 15 से 29 वर्ष के दिव्यांग जो सरकारी स्कूल और कॉलेज संस्थान में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो प्रथम श्रेणी है। सबसे पहले जो 5000 जो स्कूटियां हैं वो इन्हें दी जाएगी। उसके बाद में जो द्वितीय श्रेणी जो आती है उसमें क्या है कि जो शेष बची हुई स्कूटियां हैं 5000 में से अगर कुछ बच गई तो 45 से प्लस 50 वर्ष के आयु के आवेदनों पर विचार किया जाएगा, उन्हें उस साल की बची हुई स्कूटियों में वरीयता दी जाएगी। अब है दोस्तों मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा योजना। हमारा एक वीडियो था जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बारे में था। उसके साथ साथ आपको यह भी पता है दोस्तों कि मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क दवा योजना भी शुरू की हुई है, जो आम आदमियों के लिए राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयां दी जाती है। लेकिन दोस्तों क्या आदमियों के इलाज करने से या हमारे मनुष्यों के इलाज करने से क्या खर्चे में कमी हो सकती है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राजस्थान जो है वो हमारे जो स्टेट है वो कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, हमारे यहाँ पे पशुधन भी बहुत है, रखा जाता है। हमारे यहाँ पे तो ऊंट भी पाले जाते हैं। और आप लोगों को पता है दोस्तों कि अगर आदमी बीमार हो जाए ना, उससे ज्यादा खर्चा तो जो धीना जिसको मारवाड़ी में बोलते हैं, धीने पर ज्यादा खर्च हो जावे। को ध्यान रखना, चारा खिलाना, उसकी दवाइयां लाना, डॉक्टर लाना बुलाना, उसे लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो अपने आप में खर्चा है। और मोस्टली जो गाय जो है या जो भी पशुपालन का काम है वो एक ऐसे ही लोग करते हैं जो मध्यम या नीचे की जो श्रेणी में जो आते हैं, यानी कि जो गरीब तबका है जो हमारा है वो रखता है। तो ऐसे में उन्हें पशुधन की जो दवाइयां जो है, पशुओं के लिए जो दवाइयां हैं उन्हें भी फ्री दी जाए, उनके लिए भी फ्री सुविधा की जाए, एक आवश्यकता महसूस हुई। और ये योजना उसी हिसाब से उन्हीं के लिए है। क्या है? गरीब पशुपालकों और किसानों द्वारा पशु चिकित्सा पर होने वाले खर्च को कम करना। उनका जो खर्चा है उसे कम करने के लिए कब से शुरू की? 15 अगस्त 2012 से। 2012-13 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। विभाग कौन सा है दोस्तों? पशुपालन विभाग जो है इसकी नोडल एजेंसी है। विभाग ने राज्य स्तर पर क्या किया? इसमें 3 चीजें बनाई। राज्य स्तर पर एक अलग से प्रकोष्ठ की स्थापना की है जो मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क जो योजना है उसको चलाएगा। जिला स्तर पर जिला पशु औषधि भंडार है, जहां से जो है अगर औषधियां जो है वो वितरित की जाएगी, पहुंचाई जाएगी। कहाँ पहुंचाई जाएगी? पशु चिकित्सालयों पर। जो पशु चिकित्सालय है वहां पर औषधियां पहुंचाई जाएगी। पशु वितरण केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पे फ्री में दवाइयां के लिए मिलेगी। अब है दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार ने एक जैविक खेती अभियान चलाया। जैविक खेती आप समझ पा रहे होंगे, जो हम पेस्टिसाइड्स का, जो केमिकल्स का जो इस्तेमाल करते हैं, जो आगे जाकर कैंसर का कारण बनता है, बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। आप सभी को पता है कि हम लोग जो है आज हर चीज में मिलावट आ रही है, दूध में, दही में, खाने में, गेहूं में, सब्जियों में, हर एक चीज में मिलावट आ रही है। उस मिलावट को दूर करने के लिए एक स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए योजना चलाई गई है। जैविक खेती प्रोत्साहन योजना है दोस्तों। इसमें इसका टारगेट क्या है कि प्रदेश में जैविक खेती को एक अभियान के रूप में शुरू किया जाए।
एक स्पेशल अभियान के रूप में ये जैविक खेती को जगह जगह तक पहुंचाया जाए और राजस्थान जो है वो एक पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बने। यानी कि राजस्थान में अगर कुछ भी जो पैदावार हो रही है वो 100% जो है वो जैविक खेती यानी कि जो नेचुरल प्रोसेस है उससे हो रही है, बजाय किसी पेस्टिसाइड्स वगैरह के। आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि पंजाब से एक ट्रेन बीकानेर जो है राजस्थान के बीकानेर में तुलसी भगवान महावीर तुलसी कैंसर अस्पताल है, वहां आती है। मोस्टली पंजाब गंगानगर हनुमानगढ़ साइड से वहां पे कैंसर के पेशेंट आते हैं। उस ट्रेन का नाम क्या है दोस्तों, आज मैं तो क्या शायद ही लोग जानते हैं, लेकिन उसे कैंसर ट्रेन के नाम से ही जाना जाता है। रीजन, कैंसर का रीजन हम जो मिलावट की जो चीजें खा रहे हैं उनकी वजह से हमारे शरीर में तरह तरह की समस्याएं शुरू हो जाती है और वो कैंसर का कारण बनती है। इसलिए जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान के निवासियों को बचाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसके साथ साथ योजना का टारगेट ये भी है कि गौ पालन को बढ़ाएं। दोस्तों, ना केवल हम इस चीज से इफेक्टेड होते हैं बल्कि हमारे पशु भी इससे इफेक्टेड होते हैं, क्योंकि अगर वो पेस्टिसाइड युक्त चारा खाएंगे, वो चारा एक बायोमैग्निफिकेशन एक नाम होता है। बायोमैग्निफिकेशन को हिंदी में कहते हैं जैव उर्वरधकता, यानी कि एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में जब केमिकल पहुंचता है तो वो केमिकल में क्या होता है कि उसकी मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है। यानी कि अगर गाय ने जो खाया, गाय ने जो चारा जो खाया वो केमिकल युक्त था, तो जब हम उसका दूध पिएंगे तो उस दूध में भी उस केमिकल की मात्रा मिलती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बहुत सारी लैब टेस्टिंग में प्रमाणित हो चुका है। जिसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल था दोस्तों वो था वल्चर। गिद्ध जो है वो मृत पाए गए थे। जब उनके गिद्ध का जब पोस्टमार्टम हुआ, उनका रिसर्च हुआ, तो उस रिसर्च में गिद्ध की जो थी वो उनका जो मौत का जो कारण था वो किडनी फेलियर था, इतना बड़ा। और जब उसका किडनी फेलियर का जो कारण क्या था, किडनी फेलियर का एक कारण था डाइक्लोपीसियम। ये एक नाम है, ये लगभग जो दर्द की जो दवाइयां होती है उसमें पैरासीटामोल है और के साथ में उसमें एक डाइक्लो नाम का एक एसिक्लोफिनेक या डाइक्लोफिनेक एक साल्ट होता है, डाइक्लोफिनेक। वो साल्ट जो है वो गिद्धों में पाया जाता है। अब गिद्धों को तो कोई दर्द की दवाइयां देने जाता नहीं था। गिद्ध जो है उनको तो कोई दर्द की दवाई, ऐसा तो नहीं है कि वो गोली लेने के लिए नहीं आते थे इतने ऊंचाई से। गिद्ध क्या होता है आप सभी जानते हैं कि वो सिर्फ मरे हुए जानवरों को खाते हैं। मरे हुए जानवर को खाने के बाद में भी जिस सपोज दैट सोचे दोस्तों कि हमने जानवर को दवाई दी या फिर जो दर्द निवारक जो दवाइयां थी वो किसी ऐसे जानवर के थ्रू उनके शरीर में पहुंची जिस जानवर ने किसी ह्यूमन को खाया, हमने वो खाई, हमारे शरीर में उस दवाइयों का अंश रहा और फिर उसको किसी जानवर ने खाया और फिर उसको गिद्ध ने खाया, या फिर जानवरों ने केमिकल युक्त डाइक्लो युक्त डाइक्लोफिनेक युक्त कुछ ऐसी चीजें खाई और फिर उस मृत जानवर को किसने खाया, उस मृत जानवर को गिद्ध ने खाया और उस गिद्ध के शरीर में उसकी मात्रा इतनी ज्यादा हो गई कि वो जो है वो मृत हो गए, वो मर गए दवाई खाने से। ये सब चीजें जो है वो एक जो हम जो इस जो आधुनिकता की अंधी दौड़ में जो आगे बढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल भी जो विचार नहीं कर रहे हैं कि कैसे न कैसे प्रोडक्शन बढ़े, चाहे ये निकेन प्रकार उसमें कुछ भी छिड़कने से हो, चाहे हम कितना यूरिया छिड़के, चाहे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें, उस सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए राजस्थान सरकार ये जैविक खेती प्रोत्साहन योजना लेकर आई है। आधुनिक तकनीकी उपयोग को बढ़ावा देना है, तकनीकी का इस्तेमाल करना है, लेकिन उर्वरकता के साधनों का कम इस्तेमाल करना है। इसी के साथ साथ सरकार ये कर रही है कि जैविक खेती के जो उत्पाद होंगे उस पर, जैविक खेती के उत्पादों पर 20% अधिक एमएसपी जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है वो केंद्र सरकार को भेजेगी कि एमएसपी बढ़ाई जाए। यानी कि अगर गेहूं पे नॉर्मल एमएसपी जो है, मान लीजिए कि गेहूं पे नॉर्मल एमएसपी जो है वो 2000 रुपए है, तो अगर आपका गेहूं जो है वो जैविक गेहूं है, अगर वो 100% जैविक खेती से बना हुआ गेहूं है तो उस पर 20% अधिक एमएसपी आपको मिलेगी। तो ये है सरकार की जैविक खेती योजना। हिसाब से दोस्तों आज हमने जानी राजस्थान सरकार की ये विभिन्न योजनाओं के बारे में। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अभिमन्यु सिंह शेखावत आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।